राधे राधे बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। तो आज हम लेके आए हैं एक 9th क्लास के बच्चों के लिए एंड 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे बस वैलेंसी निकालना। बच्चों को बड़ा दुविधा रहती है कि सर एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी होती क्या है एक्चुअली में, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और किस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं, फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, कई सारे केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, वो सारे के सारे हम विद इन शॉर्ट बड़े आसान तरीके से एक छोटे से लेक्चर के द्वारा जानेंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों को बड़े समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चालू करते हैं आज का टॉपिक, वैलेंसी। ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों की वैलेंसी को जानेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वैलेंसी निकाली किस किस की जाती है। या तो एलिमेंट की निकाली जाएगी या फिर कंपाउंड की निकाली जाएगी। एलिमेंट हमारे आसपास कितने हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 118 प्लस 118 प्लस एलिमेंट्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिलहाल फर्दर अगर देखा जाए तो 130 के अप्रोक्सीमेशन एलिमेंट्स हमारे अवेलेबल हैं, पर फिलहाल हमें 118 प्लस एलिमेंट्स के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जितना जानते होंगे आप लोग, कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल एक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें यानी कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स प्रॉपरली तरीके से अरेंज हैं अपने सिस्टमैटिक मैनर में अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। कई सारी प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में वो स्पेसिफिक वे में अरेंज है पहले से, जिसको दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। उसके एलिमेंट्स होते हैं सिस्टमैटिक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो बच्चों इसी तरीके से ये चलते रहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और इनको बोलते हैं वर्टिकली कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। एंड वर्टिकली कॉलम्स को बोला जाता है, यानी कि वर्टिकली जो पिलर्स हैं उनको बोला जाता है कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं बेटा 18 एंड नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 7। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स एंड 18 कॉलम्स होते हैं। अभी फिलहाल हमें इसके बारे में नहीं जानना है, हमें तो मेन वैलेंसी के बारे में जानना है। तो एक्चुअली में चार्ल्स र्यूगले बरी, चार्ल्स र्यूगले बरी ने अपना एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं बोर बरी स्कीम या एक्सपेरिमेंट। चार्ल्स र्यूगले ने दिया बोर बरी स्कीम, और ये चार्ल्स र्यूगले की बोर बरी स्कीम्स क्या बताती है कि हमें इलेक्ट्रॉन का कन्फिगुरेशन कैसे करते हैं। तो बच्चा यहां से आपको मेन ध्यान देना है, यहां से एक्चुअली में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो बताया था चार्ल्स र्यूगले बरी ने अपने बोर बरी एक्सपेरिमेंट या बोर बरी स्कीम के द्वारा। और ये स्कीम क्या कहती है, सबसे पहले आपको बेटा पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट, ये पीरियोडिक टेबल सबको लर्न होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट किस प्लेस पर लाई होता है। इस तरीके से आप बाय ट्रिक भी याद कर सकते हैं। बहुत से लोगों की अपनी अपनी ट्रिक होती है। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला एंड एक्सेट्रा। आप अपनी किसी भी तरीके की टेक्निक को अपना सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो, पर यह पता होना चाहिए अच्छा जिस भी पोजीशन पे कोई भी मेटल लाई करेगा उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्लेस ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ प्लेस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन सी प्लेस पे लाई करता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एन एग्जांपल मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन कौन से नंबर पे लाई करता है सर? 1 2 3 4 5 6।
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 6, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। उसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो सर ऑक्सीजन का जेड हो जाएगा क्या 8 फॉर ऑक्सीजन, एंड इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग कि जो एलिमेंट जिस नंबर पे लाई कर रहा है, जो एलिमेंट जिस प्लेस पे लाई कर रहा है, उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात कही थी नील्स बोर ने, ठीक है। अपना अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेके आएंगे क्लास 9 का पूरा चैप्टर के साथ, तब हम अच्छे से जानेंगे। अभी फिलहाल हम मेजरली जो बच्चों की ज्यादातर डाउट रहती है कि सर वैलेंसी निकालना नहीं आता, अधिकांशतः ज्यादातर देखा जाता है कि 9th क्लास एंड 10th क्लास के बच्चों को जो अपना परसुइंग चल रहे हैं, उनको यही प्रॉब्लम काफी देखी जाती है कि सर वैलेंसी निकालना नहीं आता, केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती है, अच्छे से समझाया जाए कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बच्चों उसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में वैलेंसी निकालते कैसे हैं, तो वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मान लो कोई भी एटम ले लिया, अगर हमने एटम ले लिया है कोई भी, तो एक्चुअली में एटम की स्टेट्स होती हैं शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन की ये होती है पहली शेल, ये होती है दूसरी शेल, ये होती है तीसरी, एंड ये होती है चौथी। दीज आर द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली शेल का नाम दिया है इन्होंने के शेल, पहली शेल को बोलते हैं के शेल, दूसरी शेल को बोलते हैं एल शेल, तीसरी शेल को बोलते हैं एम शेल, एंड चौथी शेल को बोलते हैं एन शेल। ये ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल मूव करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता है, सेंटर में। किसी भी एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी सेंटर को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कलेक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। तो बच्चा ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमें इसका इंट्रो लेने के लिए हमें ये इंट्रो के लिए पढ़ना पड़ रहा है कि एक्चुअली में ये क्या है। मैं बताने को तो डायरेक्ट भी बता सकता था, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एलिमेंट कौन सी जगह आता है, कौन सी में नहीं आता। तो सबसे पहले एलिमेंट की प्लेसेस पता होनी चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को कर पाएंगे। कौन सा एलिमेंट किस जगह लाई होता है, सल्फर किस जगह लाई होता है, फॉस्फोरस किस जगह लाई होता है, क्लोरीन किस जगह लाई होता है। तो ये आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए, आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं, अभी फिलहाल इसको नोट डाउन कर लिया होगा, रफ करते हैं और आगे जानते हैं एक्चुअली में किस तरीके से हमें वैलेंसी निकाली जाएंगी। हाँ तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम ये जानते हैं, अच्छा सबसे पहले याद रख लेना, जितने भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट जिस प्लेस पे लाई करेगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमने जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी लिया था हमने प्रीवियस स्लाइड में, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे लाई कर रहा था, 8, तो उसके पास बेटा 8 उसका एटॉमिक प्लेसेस है, एटॉमिक नंबर है, और 8 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 ही उसका नंबर ऑफ प्लेस कहलाएगा। तो हमें एक्चुअली में ये क्यों जानने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब जाके क्या निकलती है, वैलेंसी। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बोर-बरी स्कीम क्या कहती है, बोर-बरी स्कीम। बोर-बरी स्कीम में बताया कि एक्चुअली में के शेल जो है, इस के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल यानी कि ये पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये फुलफिल हो जाएगी, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो मुझे थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी शेल में भेजना पड़ेगा। आप इस तरीके से छोटी भाषा में ये समझ सकते हो कि अगर आपको, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटा लेवल होता है, तो अगर आपको कोई गेम खेलना है, अगर आपको कोई छोटा सा गेम खेलना है, तो आपको मैक्सिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आप उससे ज्यादा नहीं। यानी कि 2 लोगों की गेम में 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पे फिल होती है, 8 इलेक्ट्रॉन पे। उसी तरीके से एम शेल में बेटा मिनिमम तो 8 चाहिए। मिनिमम का मतलब एक्चुअली में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पर शेल को फुलफिल ऑन 8 इलेक्ट्रॉन।
यानी कि पूरी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन पे भर सकती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा तो 18 आएंगे, पर 8 पे भी हम इसको भरा मानते हैं। इस वाले में पॉइंट में थोड़ा सा डाउट होगा आपको कि हाँ बेटा मैक्सिमम 18 पे होती है। कोई भी शेल हो, पहली शेल को छोड़ करके सारी की सारी शेल 8 इलेक्ट्रॉन पे भरती हैं। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पे शेल भर गई है। उसी तरीके से अगली आती है एन शेल। तो एन शेल भी बच्चा लोग किस पे भरेगी, मैक्सिमम इसमें आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, एंड भरेगी किस पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका क्राइटेरिया है, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 मिनिमम यानी कि 8 पे फुलफिल होगी और 18 आ सकते हैं मैक्सिमम। उसी तरीके से इसमें भी 8 पे फुलफिल होगी एंड 32 आ सकते हैं मैक्सिमम। ये क्राइटेरिया है बेटा सभी शेल का। ठीक है, अब एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान के चलो मुझे ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन सबसे पहले बेटा गिनो, ऑक्सीजन कौन से प्लेसेस पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसा कि अभी बताया था कौन से प्लेसेस पे आता है, 8th प्लेस पे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8 हो गया उसका जेड, और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक बनाएंगे, दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद ऑर्बिटल शेल 1 2 एंड 3। अच्छा, अब ऑक्सीजन की शेल को बांटेंगे। हमें नहीं पता अभी ऑक्सीजन पे कितनी शेल होती है, हम उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के द्वारा जानेंगे। सर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझो कि आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं और उन 8 स्टूडेंट्स को क्लास वाइज अरेंज करना है। तो पहली क्लास में कितने बच्चे आते हैं, सर पहली क्लास में 2 बच्चे आते हैं, तो हमने पहली शेल में कितने बिठा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब आपके पास कितने बचे, पहली शेल तो भर गई, आपके पास टोटल 8 स्टूडेंट थे, आपके पास कई सारे मल्टीपल रूम्स थे। एक छोटा रूम था जिसमें मैक्सिमम 2 ही बच्चे आ सकते हैं, एक उससे बड़ा रूम था जिसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8। पर आपके पास इतने बच्चे हैं ही नहीं, आपके पास टोटल 8 बच्चे थे, तो 6 आपने 2 यहां बिठा दिए, कितने बच्चे 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरी शेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी थी बेटा 8, तो उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है ना। तो हम इसमें कम से कम मतलब जो बचे हैं वो सब किस में आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास इसको भरने की एबिलिटी नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,6। इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही वैलेंसी निकाली जाती है। तो ये सबकी क्लियर होना चाहिए कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 2, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 6, और उसके बाद थर्ड शेल उसकी बनी ही नहीं। अच्छा, क्या अब यहां एक चीज देखिए कि क्या पहली शेल भरी हुई है, सर ऑब्वियसली फुलफिल है। क्या सेकंड शेल भरी हुई है, नहीं, सेकंड शेल नहीं भरी हुई। तो सेकंड शेल नहीं भरी हुई, तो एक्चुअली में वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी होती है बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी के बाद निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद। वैलेंसी होती है द नंबर ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर फुलफिल इट्स शेल। अपनी शेल को पूरी तरीके से भरने के लिए जितनी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसी को क्या बोलेंगे, गेनिंग और लूजिंग टेंडेंसी, यानी कि गेनिंग एंड लूजिंग नंबर ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या टेंडेंसी ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो इसमें एक बात बताओ, पहली शेल पूरी भरी हुई है, भरी हुई है। दूसरी शेल कौन सी है, एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भरने के लिए 8, तो क्या ये भरी हुई है, नहीं, यानी कि पहली क्लास में तो 2 बच्चे हैं, ठीक है, पहली क्लास परफेक्टली फुलफिल है। दूसरी शेल में कितने चाहिए 8, पर आपके पास कितने हैं 6। इसका मतलब यहां कितने की कमी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की। या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं किसी से, या इन 6 को भगा दूं। अगर ये 6 चले गए तो कितने बचे आपके पास 2 पे भी तो फुलफिल रहेगी। अगर मान के चलो ये 6 मैंने हटा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने किसी को दान में दे दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा किसी और एटम को, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2। क्या 2 पे फुलफिल होती है शेल, परफेक्टली सर 2 पे ही फुलफिल रहेगी। पर या फिर ये किसी से 2 ले ले, अगर 2 ले लेगा तो इसके कितने हो जाएंगे 8, तब भी शेल फुलफिल क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। तो आपको यही बात याद रखनी है कि हमें फायदा किसमें है, इस एटम को फायदा किसमें है, इलेक्ट्रॉन को लेने में या इलेक्ट्रॉन को देने में। तो सर ऑब्वियसली आप बच्चों आप बताओगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने में फायदा है या 6 इलेक्ट्रॉन देने में, डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन लेने में। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसकी गेनिंग टेंडेंसी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को देगा, पर ये देने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा क्योंकि यहां पे प्रॉफिट किस में है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने में। तो बेटा इसी तरीके के मल्टीपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा रफ करते हैं।
तो बच्चों वैलेंसी क्या बताई थी मैंने, वैलेंसी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने और देने की क्षमता। आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेने पर खुश हो रहे हो, आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे करके खुश हो रहे हो, अपनी शेल को फुलफिल कर पा रहे हो, उसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, किसी भी एटम की वैलेंसी। तो वैलेंसी को हम इसी और अलग अलग एलिमेंट्स की निकालते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने क्लोरीन की निकालेंगे, क्लोरीन के बाद हमने निकाली एक सल्फर की, सल्फर के बाद हमने निकाली पोटेशियम की एंड कैल्शियम की एंड फाइनली नाइट्रोजन की। इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए क्लोरीन कौन से एटम कौन से नंबर पे लाई करता है बेटा, 17 प्लेस पे लाई करता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17। सल्फर कौन सी प्लेस पे याद करता है, लाई करता है 16 प्लेस पे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16। पोटेशियम किस पे लाई करता है बेटा, पोटेशियम 19 पे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 19। कैल्शियम किस पे लाई करता है, 20 पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20। नाइट्रोजन किस पे लाई करता है, 7 पे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 17। तो 17 स्टूडेंट को बेटा क्लास दो। पहली शेल में कितने बच्चे आएंगे, पहले सर पहले रूम में 2 ही बच्चे आते हैं, 2 रूम पे 2 स्टूडेंट्स से क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से भर जाएगा। तो पहली शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे, बस कॉमा लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से पहली शेल भर गई। 17 में से 2 गया, कितने बचे, 15। अब मेरी जो नेक्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, पर मेरे 15 इलेक्ट्रॉन को मैं सेकंड शेल में नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी लिमिट कितने पे डिसाइडेड है, 58 इलेक्ट्रॉन पे। तो हमारे जो 15 इलेक्ट्रॉन है उसमें से हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिए, 2 हो गया, 8 हो गया, कितने बचे आपके पास भाई, आपका 17 इलेक्ट्रॉन थे, 2 and 8 10 आपके फिल हो चुके, कितने बचे, 7। अच्छा नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर, नेक्स्ट थर्ड शेल होती है एम शेल, और एम शेल 8 इलेक्ट्रॉन पे फुलफिल मानी जाती है, और मैक्स टू मैक्स उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो भाई यहां पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पे तो भरेगी, पर 8 होने तो चाहिए। हमारे पास कितने बचे हैं बेटा, 2 हो गया, 8 हो गया, 10 फिल हो चुके हैं, केवल कितना बचा, 7। और इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम 18, और फिल मानी जाएगी 8 पे। तो पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी में डालने पड़ेंगे। कितना डाल दिया, 7। अब मुझे वैलेंसी निकालनी है, तो वैलेंसी के लिए क्या बताया था, गेनिंग एंड लूजिंग टेंडेंसी। तो बच्चा बताओ, क्या पहली शेल फुलफिल है, फुलफिल है सर, दूसरी भी फुलफिल है, तीसरी फुलफिल नहीं है। तो इस 7 को फिल करने के लिए या तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लें या 7 इलेक्ट्रॉन को दे दें। अगर एक ले लेंगे तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, 8, तीसरी शेल फिल हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन में फिल होती है। या फिर हम इस 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को चैरिटी में दे दें, तो क्या बचेंगे, ये दोनों, और ये दोनों पहले से ही फुलफिल है। तो अब यहाँ पे 7 को देने में फायदा नहीं है, लेने में फायदा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। ये माइनस एंड प्लस साइन केवल नेचर बताता है, तो इसका नेचर कैसा है, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने का नेचर है। सेम 16 का करेंगे सर, पहली शेल में कितने आए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 6 बचे, तो 6। ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये फुलफिल नहीं है। तो वैलेंसी बेटा क्या हुई, यहां पे या तो ये 6 दे दे या 2 ले ले, किसमें फायदा है, -2। ये वैलेंसी हो गई -2। पोटेशियम की देखते हैं, पोटेशियम का क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा। पहली शेल में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8, कितने हो गए बेटा, 2 and 8 10। अच्छा थर्ड शेल में 2 and 8 10 हो गए, कितने बचे मेरे पास, 19 है, कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन। तो आप बेटा करोगे कि सर पहली शेल में 2 चले गए, दूसरी शेल में 8 चले गए, तीसरी शेल में मैक्सिमम लिमिट क्या बताई थी सर आपने, 18 इलेक्ट्रॉन की। सर आपने 18 इलेक्ट्रॉन बताई है, तो इसका मतलब जो 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। नहीं बेटा, यही मिस्टेक करोगे आप, इस बात को ध्यान रखना। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, दूसरी शेल में कितने आए, 8, तीसरी शेल में मैंने बोला है कि मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, पर वो फिल किस पे होती है, 8 इलेक्ट्रॉन पे ना। 8 इलेक्ट्रॉन पे फिल को मान लिया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन फिल, ये शेल इलेक्ट्रॉन से फिल हो चुका है, ऐसा माना जाता है। तो आप ये बात याद रखें कि जब भी यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो तो हम शेल को भरने पे प्रायोरिटी देंगे। हमारी शेल भर रही है ना, ये 9 है, यानी कि मैं चाहूं तो ये जो 9 है इस शेल को भर सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, 2 का 2 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, और हम इस 9 का ब्रेक डाउन करेंगे। 8 पहले शेल को भरो और फिर क्या बचा, 1। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये रहेगा 2 8 8 1। इसमें हमने पहली शेल भरी हुई थी, दूसरी शेल भरी हुई थी। क्या इस 9 इलेक्ट्रॉन की मदद से एक और शेल भर सकती है, डेफिनेटली भर सकती है। तो हमने उसी शेल को भरा। तो पहली सर फुलफिल है, दूसरी भी फुलफिल है, तीसरी भी फुलफिल है। अब ये फुलफिल नहीं है, तो फुलफिल नहीं है तो वैलेंसी क्या होगी बेटा, या तो सर ये 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, या फिर यहाँ पे 8 आ जाए, मतलब 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, 7। या तो 7 ले ले या फिर 1 दे दे। इस बार ये लेगा नहीं,
क्योंकि लेने में इसको घाटा है। कितने लेने पड़ेंगे इसे? 7। इस बार ये डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी होगी +1। +1 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये। उसी तरीके से बेटा कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में सर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 10। अब आपने बोला सर हमारे पास 20 स्टूडेंट है, पहली शेल में 2 चले गए, दूसरी शेल में 10 चले गए, अब कितने बचे? 10। तो सर इसमें 10 आ जाएंगे, हाँ डेफिनेटली आ जाएंगे, पर ये मैक्सिमम इसकी लिमिट 18 होती है, पर इसको फुलफिल करना है, इसलिए 2 का 2 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, और हम ये सोचेंगे कि क्यों ना ये 10 से शेल को फिल किया जाए, 2, 8, 8, 2। तो ये बेटा आपका ये फिल हो गया, ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया, पर ये फिल नहीं हुआ। तो वैलेंसी क्या हुई? या तो इसको ये 8 कर ले, 8 करने के लिए 6 किसी और एटम से ले ले, या फिर अपने 2 चैरिटी में दे दे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन 2 को रिलीज आउट करेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये क्या है? लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये क्या होगा? लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। देने वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि भाई देता कौन है? इलेक्ट्रॉन, जो पैसे वाला होता है। तो ऐसे ही समझो कि जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन वो कैसा है? डोनर है, ठीक है। एंड लास्ट लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बेटा किया 2, पहली शेल फुलफिल, कितने स्टूडेंट है आपके पास? 7 या 7 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब बचे कितने? 5, पर दूसरी शेल की लिमिट कितनी है? 8 तो दे नहीं सकते हम, तो हम क्या देंगे? 5। फाइनली फिल हो गई। क्या पहली शेल फिल है? हाँ, पर दूसरी फिल नहीं है, तो वैलेंसी क्या होगी बेटा? वैलेंसी होगी सर पहली शेल फिल, इसको क्या करना है? 5 दे सकता है या 3 ले सकता है। फायदा किसमें है? 3 लेने में या देने में? 3 लेने में। इस बार वैलेंसी होगी -3। तो बेटा एक पैटर्न नोट किया आपने, क्लोरीन था नॉन मेटल की वैलेंसी कैसी थी? माइनस, मतलब नॉन मेटल कैसा था? गेनर। सल्फर भी नॉन मेटल था, इसकी भी वैलेंसी माइनस, ये भी गेनर। पोटेशियम मेटल था, इसकी वैलेंसी पॉजिटिव, मतलब ये डोनर था। कैल्शियम मेटल, इसकी वैलेंसी पॉजिटिव, ये भी डोनर था। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के डोनर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के गेनर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो नॉन मेटल की वैलेंसी नेगेटिव होती है और मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव होती है। तो बेटा ये उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया होगा, आराम से अच्छे से इसी तरीके से क्वेश्चंस कैरी आउट हो जाते हैं। अब 1 मिनट कंपाउंड की वैलेंसी और देख लेते हैं। बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कि सर कंपाउंड की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी फॉर कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स की वैलेंसी निकालने के लिए बेटा जैसे कंपाउंड ले लिए मैंने CO3 SO4 NO3 एंड PO4। CO3 को बोलते हैं बेटा कार्बोनेट, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, NO3 को बोलते हैं बेटा नाइट्रेट, एंड PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट। उसी तरीके से OH को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से मैक्सिमम कई सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो इन कंपाउंड्स की वैलेंसी निकालते कैसे हैं वो जानेंगे अगली स्लाइड में। तब तक के लिए इसे पॉज करें वीडियो को एंड नोट करें। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि एक्चुअली में कंपाउंड की वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है। मैक्सिमम बच्चों को ज्यादातर दिक्कत कंपाउंड में रहती है कि एक्चुअली में सर कंपाउंड की वैलेंसी किस तरीके से हमें निकालनी है। एलिमेंट की वैलेंसी निकालना आ गया होगा बड़े आसानी से। आप किसी भी एलिमेंट की इसी तरीके से वैलेंसी निकाल सकते हो। ये बोरबरी लॉ है, बोरबरी स्क्रीन भी बोलते हैं इसे। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो वैलेंसी मेथड था बोरबरी का, ये कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये ज्यादा से नहीं निकाल सकते। मैक्स टू मैक्स 20 एंड 22 एलिमेंट्स तक की वैलेंसी हम इससे निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा की निकालते नहीं है। इससे ज्यादा की एलिमेंट की वैलेंसी इससे नहीं निकलती। और हमें मेजरली इन्हीं एलिमेंट्स की 9th एंड 10th क्लास के पर्पज से इन्हीं एलिमेंट की वैलेंसी निकालने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्लास 11th में SPDF रूल आता है, उसे हम जल्द लेके आएंगे, ठीक है। तो SPDF रूल में वो 11th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिलहाल 9th-10th वाले बच्चों के लिए इतना आपको सफिशिएंट याद रखना है किस तरीके से वैलेंसी निकालनी है। उससे आपकी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मुलेशन वगैरह के, वो बड़े आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा इन कंपाउंडों की वैलेंसी कैसे निकालते हैं उसके लिए देखते हैं कि सर यहां तो सर कार्बन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 3, फॉस्फेट 1 एंड ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन 1।
तो इस तरीके के कंपाउंड की वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे आपने देखा बेटा क्लोरीन का अगर हमने किया था तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिया था, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। आपने देखा था पहली शेल में इलेक्ट्रॉन आए थे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में एल शेल में इलेक्ट्रॉन आए थे 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आए थे 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर था 17 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 8, 7 और इसकी वैलेंसी हमने फाइनली निकाली थी, क्या आई थी बेटा, या तो ये 7 है तो या तो ये 1 ले ले या 7 दे दे तो -1, ये वैलेंसी आई थी। तो आपने यहां देखा था कि इनको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, ये सबसे बाहर वाली शेल है तो इस शेल को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका यह हेल्प लेना पड़ता है। तो कार्बोनेट की वैलेंसी निकालेंगे तो बेटा कार्बोनेट में क्या क्या आ रहा है सर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 3, तो कार्बन की लेते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के क्या लेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन का बनाया ऐसे कार्बन का बनाओ सर, कार्बन 6 प्लेस पे आता है और कार्बन के हम करेंगे तो 1 एंड 2, पहली शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6, पहली शेल में 2 आ गए, पहली तो फुलफिल है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो यहां कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, यहां वैलेंसी नहीं लेते, यहां लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहां लेंगे वैलेंसी। तो बेटा आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के 4 प्लस वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है सर -2, अभी पढ़ा था, और कितने ऑक्सीजन है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 3 2 जा -6, तो फाइनली क्या वैलेंसी आई -2। तो बेटा कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है -2, किसी जिस भी एलिमेंट की जिस भी कंपाउंड की जो वैलेंसी होगी उसके पास उतने ही चार्ज आएगा। इसकी नेगेटिव वैलेंसी तो इसके पास कितना नेगेटिव चार्ज आएगा 2, यानी कि कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है तो कार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज भी कितना आता है -2। उसी तरीके से क्लोरीन की वैलेंसी क्या बताई थी बच्चा 1 -1, तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा -1। उसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम की देखें तो एल्यूमिनियम आता है 13 पे, कितने 13 इलेक्ट्रॉन, कन्फिग्रेशन करो 2, 8, 3, तो इस पे पहली शेल फुलफिल, दूसरी भी फुलफिल, तीसरी फुलफिल नहीं है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, वैलेंसी हो जाएगी सर या तो ये 5 ले ले या 3 दे दे, तो क्या करेगा 3 देगा। इसकी वैलेंसी कितनी है +3, तो ये पॉजिटिव है इसलिए इस पे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा +3, पॉजिटिव 3 चार्ज। तो किसी भी एलिमेंट पे आपने देखा जाता है, बहुत सारे बच्चों को दुविधा रहती है कि सर ये एल्यूमिनियम के ऊपर +3 लिख रहा है, क्लोरीन के ऊपर -1 लिख रहा है, तो ये परफेक्ट ऐसे ये गिनती कैसे पता चलती है कि ये क्यों लिखा जाता है, ये बेटा उनकी वैलेंसी होती है। इसका मतलब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, किसी और से ले लिया है, तब ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव। अच्छा, इसका मतलब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तब ये बन गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। उसी तरीके से कार्बोनेट की वैलेंसी हो गई। ऐसी सल्फेट की निकालेंगे तो सल्फेट की सल्फर प्लस ऑक्सीजन 4, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर आपको पता है बेटा सल्फर आता है किस पे 16 पे, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2, 8, 6, तो 2 फुलफिल 8 भी फुलफिल, क्या बचा 6, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 -4 2 जा 8 में 6 गया, क्या आया बेटा -2, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी -2, तो सल्फेट भी पे क्या आता है -2, सल्फेट का हो गया, कार्बोनेट का हो गया, एंड अनदर क्या है बेटा नाइट्रेट। नाइट्रेट का लेते हैं नाइट्रोजन +3 ऑक्सीजन, नाइट्रेट आता है बेटा 7th प्लेस पे, नाइट्रोजन आता है 7th प्लेस पे, तो 7th प्लेस का करेंगे 2, 5, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो इसका आया 5 प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 × 3, तो 5 -6, फाइनली वैलेंसी आई -1, तो बेटा नाइट्रेट पे कितना आता है 1 नेगेटिव। उसी तरीके से फॉस्फेट लेते हैं, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस कौन से प्लेस पे आएगा बेटा, फॉस्फोरस का अगर प्लेसेस देखें तो एक्चुअली में फॉस्फोरस आता है 15th प्लेस पे, 15th प्लेस पे आपकी पीरियोडिक टेबल में फॉस्फोरस आता है 15th प्लेस पे, तो 15 प्लेस का करेंगे तो 2, 8, 2 एंड 8 फुलफिल हो गए, 10 क्या बचा 5, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये फुलफिल नहीं है, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो पहले एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी आएगी, वैलेंसी क्या होती है -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 -4 2 जा 8 में से 5 गया -3, तो फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है बेटा -3, 1 2 3, एंड फाइनली लास्ट लेते हैं हाइड्रोक्साइड,
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या, आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट नहीं लेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी लेंगे डायरेक्टली। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है, पर बाकी सब में ऐसा नहीं था। एक कार्बन कितने ऑक्सीजन को होल्ड किया हुआ था, 3, एक सल्फर कितने ऑक्सीजन को होल्ड किया हुआ था, 4, एक नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन को होल्ड किया होता, 3। तो यहां पे हम इसे ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर रहा, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल किसका लेंगे, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल आएगा, इसे बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। इसको लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। OH का मतलब है, यहां इसको कैसे बोलेंगे, 3 ऑक्सीजन होल्डेड बाय 1 कार्बन, 4 ऑक्सीजन होल्डेड बाय 1 सल्फर, 3 ऑक्सीजन होल्डेड बाय 1 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन होल्डेड बाय 1 फास्फोरस, इसी तरीके से 1 ऑक्सीजन होल्डेड बाय 1 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट आएगा, या उल्टा लिखा हो जाता है हमेशा। तो आउटर मोस्ट का 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, शेल्स इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, और -2 + 1 क्या आया बेटा, -1। तो फाइनली हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, -1। तो बड़े आसानी से आपको किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी निकालना आ गया होगा। ये ऑक्साइड कंपाउंड होते हैं कार्बोनेट का, यानी कि सबके ऑक्सीजन वाले कंपाउंड। तो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड की वैलेंसी निकालना सिखा दिया, एलिमेंट की वैलेंसी निकालना सिखा दिया। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, फॉर्मुलेशन। विद इन सेकेंड्स फॉर्मुलेशन, यानी कि कई सारे एलिमेंट के कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे अभी की अभी। तो बेटा आ गया होगा आपको कंपाउंड की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मुलेशन, लास्ट टॉपिक लिखते हैं फॉर्मुलेशन, यानी कि कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। वैलेंसी का मतलब आ गया किसी भी इलेक्ट्रॉन के लेने और देने की कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, यानी कि आप कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसकी टेंडेंसी जो होगी उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो बेटा अभी ये थोड़ा लिखे रहने दीजिए, इनकी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वैलेंसी एलिमेंट की कैसे निकालते हैं। सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8, एंड तीसरी शेल में 8 को फुलफिल मानते हैं एंड मैक्सिमम 18, फोर्थ शेल में 8 को फुलफिल मानते हैं एंड मैक्सिमम 32। तो उसी तरीके से इन इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाएगा कि इसको फुलफिल करने में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है या कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। उसी तरीके से उनकी गेनिंग और लूजिंग टेंडेंसी को ही क्या बोला जाता है, वैलेंसी। कंपाउंड का वैलेंसी निकालने का मैंने अभी तरीका बताया कि पहले यानी कि जो जितने ऑक्सीजन किसी एलिमेंट ने होल्ड कर रखे हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं एंड ऑक्सीजन की लेते हैं वैलेंसी, और उसके हिसाब से कंपाउंड की वैलेंसी निकल आती है। उनका आयोनाइजेशन बता दिया कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो आयन्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। अब फॉर्मुलेशन देखते हैं बेटा। फॉर्मुलेशन के लिए वैलेंसी जरूरी है एंड वैलेंसी में प्लस, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, वैलेंसी में मैं प्लस और माइनस लगा रहा था। वैलेंसी में प्लस और माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स हम ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे हैं, यानी कि गेनिंग टेंडेंसी और लूजिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी का साइन, और इससे ज्यादा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होता। फॉर्मुलेशन करते हैं बेटा। फॉर्मुलेशन के लिए हमने एक फॉर एन एग्जांपल लिया सोडियम कार्बोनेट एंड अनदर लिया मैग्नीशियम क्लोराइड एंड नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। तो बेटा इतने फॉर्मूले की मदद से हम जानेंगे कि किस तरीके से फॉर्मुलेशन किया जाता है। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि एक्चुअली में सोडियम, यहां एक वर्ड आया सोडियम, सोडियम एलिमेंट है या कंपाउंड। जैसा कि आपको पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए, सोडियम होता है एलिमेंट एंड सोडियम का सिंबल होता है Na। और कार्बोनेट, सर कार्बोनेट पीरियोडिक टेबल में कोई, इस कार्बोनेट नाम का कोई भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। कार्बोनेट कंपाउंड होता है, जो कि मैंने यहां लिखाया था। तो कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। तो कार्बोनेट की जगह कार्बोनेट का कंपाउंड लिखेंगे और फिर इन दोनों के नीचे दोनों की वैलेंसी लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी 1,
सोडियम आता है बेटा, सोडियम अभी बताया था, सोडियम आता है आपका 11 पे। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी शेल के इलेक्ट्रॉन 8 एंड थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन 1। ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, यानी कि ये फुलफिल नहीं है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या 1 ले ले। तो ये 1 देने में फायदा रहेगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी +1, तो +1 ले लिया। कार्बोनेट की वैलेंसी अभी निकलवाई थी -2, और मैंने बोला माइनस और प्लस साइन केवल नेचर बताता है, तो यहां साइन को यूज नहीं करते। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई सोडियम कितनी बार आया बेटा 2 टाइम्स, तो सोडियम को लिखा Na2, काउंटिंग नीचे लिखते हैं। कार्बोनेट कितनी बार आया 1 टाइम्स। अब बात आती है सर कार्बोनेट में तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये 1 टाइम्स कार्बन आया ऑक्सीजन आया, बेटा ये पूरा सेट आया, तो इस पूरे सेट को लिखेंगे कार्बोनेट। उसी तरीके से यहां देखते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम स्टैंड्स फॉर के, एलिमेंट है। सल्फेट सर कंपाउंड बताया अभी, सल्फेट होता है कंपाउंड, दिस इज स्टैंड्स फॉर SO4। पोटेशियम की वैलेंसी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में निकाली थी, 1 निकली थी। SO4 की वैलेंसी तो -2, माइनस लेते नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, पोटेशियम कितना आया 2 टाइम्स, तो पोटेशियम 2, सल्फेट कितना आया 1 टाइम्स, तो SO4। 1 को लिखते नहीं है, 1 टाइम्स तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, तो मैग्नीशियम एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है मैग्नीशियम Mg। क्लोराइड, किसी क्लोराइड नाम तो सर आपने यहां पे भी नहीं बताया और पीरियोडिक टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेटा कुछ वर्ड याद रख लेना, अगर किसी भी फॉर्मुलेशन में किसी भी नाम के पीछे, यानी कि नेम के पीछे ऑक्सीजन आता है तो बनता है ऑक्साइड, क्लोरीन आता है तो बनता है क्लोराइड, हाइड्रोजन आता है तो बनता है हाइड्राइड, ऑक्सीजन, क्लोराइड, हाइड्राइड, ब्रोमाइन आता है तो बनता है ब्रोमाइड। तो ये बेटा सिंबल्स होते हैं, तो कुछ याद रखे जाएंगे कि ब्रोमाइड कभी भी आ रहा है मतलब ब्रोमाइन, हाइड्रोजन कभी भी आ रहा है हाइड्राइड, क्लोरीन कभी भी आ रहा है क्लोराइड, ऑक्सीजन कभी भी आ रहा है ऑक्साइड, नाइट्रोजन कभी भी आ रहा है नाइट्राइड। तो ये सिंबल्स होते हैं बेटा, इनको याद रखना है। अच्छा, तो क्लोराइड आया तो क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैग्नीशियम अकेला एलिमेंट है, कितनी बार आएगा 1 टाइम्स। क्लोरीन कितने एलिमेंट है 2, तो क्लोरीन आएगा 2 टाइम्स, तो क्लोरीन 2, MgCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम होता है Al, क्लोराइड अभी बताया Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम आया 1 टाइम्स एंड क्लोरीन आया 3 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से एक और ले लेते हैं बेटा, एक और फॉर्मुलेशन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम बेटा Mg, सल्फेट अभी हमने देखा था SO4, तो SO4 लिया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, SO4 की 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Mg कितनी बार आया 1 टाइम्स, सॉरी मैग्नीशियम की 2 एंड SO4 की भी 2। Mg कितनी बार आया 2 टाइम्स और सल्फेट कितनी बार आया 2 टाइम्स, तो Mg2 एंड SO4 2। कभी भी बेटा ऐसे नहीं लिखते, जब दोनों एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है तो हम वो वैलेंसी को इग्नोर कर देते हैं। अगर दोनों एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट है तो उसका इंडिकेशन किया जाता है सोडियम 1 टाइम्स, कार्बोनेट 1 टाइम्स एंड सोडियम 2 टाइम्स। ऐसी मैग्नीशियम 1 टाइम्स एंड क्लोरीन 2 टाइम्स। पर दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो इसे इग्नोर कर देते हैं, सीधे फॉर्मूला होता है MgSO4। तो ये नोट के लिए ही मैंने ये एग्जांपल लिया था, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सर कभी कभी दोनों की वैलेंसी 2 होती है पर उनका इंडिकेशन नहीं होता है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इसका भी एक अलग रीजन है। एल्यूमिनियम ले लिया एंड नाइट्रेट NO3, यहां पे जैसा कि दिखाया गया है नाइट्रेट NO3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और नाइट्रेट की 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम कितना आया बेटा 1 टाइम्स, दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है तो शो होगी। एल्यूमिनियम 1 और नाइट्रेट कितनी बार है बेटा 3 टाइम्स। तो क्योंकि ये कंपाउंड है तो कंपाउंड, जैसे यहां एलिमेंट था, यहां पे एलिमेंट था क्लोरीन, क्लोरीन कितनी बार था 2 टाइम्स, तो क्लोरीन को 2 लिख दिया था सीधे सीधे। यहां पे भी एलिमेंट था क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी क्लोरीन था 3 टाइम्स, तो Cl3 लिख दिया। पर नाइट्रेट को 3 टाइम्स लिखने के लिए, क्योंकि ये कंपाउंड है, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं NO3 का होल थ्राइस। इस तरीके से बेटा लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड को। कोई भी कंपाउंड अगर मल्टीपल टाइम्स लिखा जाएगा तो होल लगा करके 3 लिखते हैं, होल लगा करके 2 लिखा जाएगा। इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट का होल, यानी कि नाइट्रेट का होल थ्राइस, AlNO3 का होल थ्राइस। तो बेटा आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और अब आसानी से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी विद कंपाउंड एंड विद फॉर्मुलेशन इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। और आने वाली वीडियोस में या आने वाले
आगे के लेक्चर्स में आपको इसके लिए फायदा मिलेगा। तो इस वाले लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, एक बार दोबारा रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद और जैसा भी लगे, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये समझ में आया या नहीं आया। तो जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।